चाहती है बीजेपी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वंचितों का भारत लेकर मैं मनोज नैयर फिर आपके साथ। साथियों, एक वीडियो वायरल हुआ है। टी राजा सिंह है, ये विधायक है हैदराबाद के। हैदराबाद जो है वो दक्षिण में पड़ता है, चुनाव उत्तर में हो रहे हैं। अब उत्तर और दक्षिण में ये क्या तालमेल के वहां से बीजेपी की जो विधायक है हैदराबाद से टी राजाराम, उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने यूपी के अंदर बाबा आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया तो वो संभल के रहे, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत बुलडोजर जो है वो यूपी के लिए चल पड़े हैं, हजारों बुलडोजर। ये टी राजा सिंह क्या कहते हैं, पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर इसी के साथ इस बड़े मुद्दे पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और तीखी खबर के संपादक कल्पना शर्मा, जो हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे। सुनिए क्या कहते हैं टी राजा सिंह। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। फिर से एक बार हमारे योगी बाबा की सरकार। साथियों, सुना आपने, ये टी राजा सिंह थे, विधायक है हैदराबाद से बीजेपी के। और जिस तरह से ये एक ललकार है इनकी, ये चुनाव के जब 2 राउंड निकल गए हैं और थर्ड फेज का रविवार को 20 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है, बेहद अहम चुनाव है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं और 59 सीट्स हैं। अब ऐसे में ये जो भाषा है इन विधायक महोदया की, ये क्या कह रही है? कल्पना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कल्पना जी विधायक हैं, टी राजा सिंह हैदराबाद साउथ से आते हैं और बात उत्तर की कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये क्या अचानक से जरूरत पड़ गई इनको कि इस तरह से धमकाना शुरू कर दिया इन्होंने? सर देखिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक धुरी बन के रहा। फर्स्ट डे से आज तक ये स्टेटमेंट ऐसा है जो किसी ना किसी ने, जब भी वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे आया, जरूर दिया कि बुलडोजर तैयार है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, चाहे वो अन्य अमित शाह की बात कर ली जाए, या अन्य बड़े लीडर की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश का ये एक मेन नारा जरूर है कि बुलडोजर वहां तैयार खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय के अगेंस्ट में जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, या कुछ खास दबंग लोगों के लिए ये चीजें वहां पे आम चीजें हो गई हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि ये पहली बार किसी विधायक द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले मतलब इधर अगर अन्य की बात कर ली जाए तो इस तरह के स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कई बार बोले जा चुके हैं। ओके ओके ओके। बीजेपी का स्लोगन तो है पार्टी विद डिफरेंस चाल से तो चेहरा, और एक नया स्लोगन सामने आया है। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने वो स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे वो विश्वास कितना टूटता है यूपी के वोटर्स का? देखिए,
अगर मैं वोटर्स यूपी वोटर की बात करूं तो यूपी वोटर कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों के बीच में वोट करता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग राजनीति है, अलग अलग उनका पैरामीटर है कैंडिडेट को डिसाइड करने का। तो कहीं ना कहीं आप ये कह दें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा जरूर है, लेकिन कितना कारगर सिद्ध होता है, उस पर कितना काम किया गया, ये तो आगामी जो रिजल्ट आएंगे 10 मार्च को वो ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो वोटर्स के अंदर कुछ चीजों को लेकर के जो तुरंत देखिए, राजनीति में दिन प्रतिदिन जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे लास्ट मोमेंट पे क्रिएट किए जाते हैं, या सत्ता पक्ष द्वारा किए जाते हैं, कई बार विपक्ष द्वारा किए जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय स्थितियां उतनी सामान्य नजर नहीं आ रही हैं जो फर्स्ट फेज में थी। सेकंड फेज में उसका कुछ अलग एक एनालिसिस निकल के सामने आ रहा है। और अभी आने वाले जो चुनाव सेकंड और वो थर्ड और जो फेज होने वाले हैं, और जो आने रविवार को जिस तरह से वोटिंग फिर से है, तो वो जो कहीं ना कहीं है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें होंगी। कुछ क्षेत्रों में विकास के नाम पे वोट की गई, कुछ क्षेत्रों में जाति के नाम पर वोट किए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से समीकरण सामने आ रहे हैं। तो वो बड़ा दिलचस्प एक चुनाव नजर आ रहा है सर। जी, यूपी एक, उत्तर प्रदेश एक, रूप अनेक। जितने फेजेस में, जितने राउंड में चुनाव है, वो सब राउंड का एक एक अलग अलग जो चेहरा है वो सामने आएगा। जी, आपका जो टाइटल है अखबार का, तीखी खबर, बहुत जी अच्छा टाइटल है ये। और सब लोगों को तीखी खबर पे नजर जो है सभी की रहती है और रहनी भी चाहिए। अब बिल्कुल आपके लिए जी, अब आपके लिए कल्पना शर्मा, तीखी खबर ये है कि जिस तरह से जो फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ, उसमें बिल्कुल कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ उसमें हल्ला हो गया। सेकंड फेज में बीजेपी के खुद के विधायक, एक तो सिंगल साहब है वो संभल से, और दूसरा माफ करिएगा शाहजहांपुर से, तिलहर एक क्षेत्र है, वहां पर सोनल कुशवाहा है। वो समाजवादी पार्टी के वर्मा जी को जो है उनका वो चैलेंज है, और दोनों कैंडिडेट हैं चुनाव के अंदर। अब जब सेकंड फेज का चुनाव मुकम्मल हो गया, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि फर्जी मतदान हो रहा है। मैंने आपसे पहले कहा यूपी एक, रूप अनेक। और तीसरी खबर जो है आपके लिए वो ये है कि क्या सत्ता पक्ष का कोई शख्स जो है, या कैंडिडेट जो है, या प्रत्याशी जो है, वो दूसरे जो उसके ऑपोजिट हैं उस पर इस तरह का इल्जाम लगाएगा, फर्जीवाड़े का, फर्जी वोटिंग का। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से आपने 2 नाम गिनाए, आप इसमें एक दयाशंकर का नाम भी भूल गए, जो बलिया से दावेदारी कर रहे हैं, और स्वाति सिंह का के पति हैं जो। तो ये जी कई ऐसे नाम हैं जो विवादों में जरूर हैं इस समय, जिनको लेकर के कुछ ना कुछ रोज नए स्टेटमेंट आते हैं, नई चीजें सामने आती हैं। और आरोप और प्रत्यारोप की तो बात ऐसी है कि चाहे कहीं के भी चुनाव हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये रही, बीजेपी के एक मंत्री पहुंच गए जाकर के, जो जिसने ओवैसी पर हमला किया था उन्हीं के घर, सांत्वना देने की हम आपके साथ हैं, मोरल सपोर्ट देने पहुंच गए। तो राजनीति में जिस तरह से आपने ये बात कही, वो चीजें बहुत बड़ी मायने नहीं रखती हैं, लेकिन ये जरूर इमेज खराब करती हैं। जरूर पार्टी जो एक उस पे लाइन पे काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड जरूर होती है इन सारे बयानों से, इन सारे तरीकों से। और ईवीएम पे जिस तरह से फर्जी वोटिंग का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कोई मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आम बातें हैं। और ये चीजें तो अभी स्टार्टिंग हुई है, ये तो आने वाले समय में और ज्यादा होनी है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के राजनीति अभी बाकी है, और बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जैसे ही फीस बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ये मामले और ज्यादा निकल के सामने आएंगे। जिस तरह से आप देखते हैं कि 6 या 7% मुस्लिम्स जाटों की पूरी संख्या रही है, मुस्लिम्स का जो बाहुल्य था
उसका जो चुनाव होने वाला था, उसको देखते हुए जिस तरह से हिजाब को लेकर के कहीं और का मामला था और उसको उठाया जा रहा है, उसको उस पे राजनीति जो की जा रही है। इस बार आपने देखा कि मुस्लिम्स मतलब एक जो वोट संख्या थी वो बढ़ी, तो वो कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों के द्वारा कि उन मुद्दों को उठाया जाए। इस समय फर्जी वोटिंग का जो मामले हैं या अन्य जो मामले हैं, उनसे बढ़ कर के इतर जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, वो जातीय समीकरण पे ज़्यादा एक तरह से काम करते हैं सर। जी। कल्पना जी, आप संपादक हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये चुनाव होते हैं कि क्षेत्र के लोग जो हैं हाँ उनकी जी। क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और उनको क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी है। जैसे सफाई, हेल्थ, उसके बाद आपका एजुकेशन, एजुकेशन के साथ-साथ रोड और रोड के साथ-साथ दूसरी तमाम चीजें। ये कोई राष्ट्र के साथ, देश के साथ, भारत के साथ जुड़ा विषय नहीं होता है। पार्लियामेंट है हाँ, ये स्टेट देश 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 चलाने वाली। जी। अब विधानसभा जो है, विधान सभा के अंदर कि मेरा जो नगर निगम है, मेरा जो म्युनिसिपैलिटी है, उसमें मुझे किस तरह से काम करवाना है, म्युनिसिपैलिटी जो है, नगर निगम जो है, कॉर्पोरेशन जो है, उनको किस तरह से योजनाएं बनाकर और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है। ये सब विधानसभा की चीजें होती है। ऐसे में ये हिजाब और दूसरी चीजें, ये विधानसभा के अंदर कहां से घुस के आ गई है? सर शायद अगर आप भी वोट डालने और हम भी वोटर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी को सभी वोट देते हैं। सर आप जी। जब भी कभी वोट डालने जाते हैं, तो चाहे वो जी। स्टेट का मामला हो, चाहे आप विधानसभा के लिए वोट कर रहे हो, चाहे लोकसभा के लिए वोट कर रहे हो, कहीं न कहीं सारे मुद्दे कनेक्ट होते हैं। और जहाँ मैंने फिर वही बात की कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जातीय समीकरण पर निर्धारित होती है। ऐसे में कहीं पूरे देश में कहीं कोई घटना घटती है, वो कहीं न कहीं विधानसभा पर ज़रूर विधानसभा चुनाव में ज़रूर इफ़ेक्ट डालती है। और ये बात चाहे वो कोई भी पार्टी हो बहुत अच्छे से जानती है कि चाहे वो देश के किसी कॉर्नर में क्यों ना हो, कश्मीर का मुद्दा विधानसभा में आज इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अब राजनीति उस तरह की नहीं रही। आज जब वोट कोई भी कैंडिडेट को वोट डालने जाता है, तो उसकी जैसे हम विकास की बात करते हैं, क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे के को वो कनेक्ट करता है देश के विषय से, तब जाके वो अपनी वोट करने जाता है। हाँ, जब नगरीय चुनाव होते हैं, जब पार्षदों के चुनाव किए जाते हैं, उस समय ज़रूर वो स्थानीय छोटे-छोटे विषयों को, नाली, सड़क, जो उसकी आस-पास की सफाई है, उस पे ज़रूर ध्यान देता है। लेकिन जब विधायकी का सिलेक्शन होता है, उस समय वो इन विषयों को नहीं, वो देश के हर उस विषय को से कनेक्ट करता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो। आज वो राजनीति मतलब आज जो वोटर है ना, वोटर की सोच भी बदली है। वोटर आज अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा वो सेंट्रल से जुड़े हुए विषयों को, रोजगार की बात करने लगा है। जबकि देखा जाए कि विधायक किसी को भी रोजगार दिलाने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन जब वो बात करता है तो वो रोजगार की बात अवश्य करता है। वो बात करता है कि उसके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, सड़कों की क्या स्थिति है। वो अपनी गलियों की सड़कों की बात जब करेगा, जिस समय की नगरीय निकाय चुनाव होंगे, तो कहीं न कहीं देश को अलग नहीं किया जा सकता विधानसभा चुनाव से। ये कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है सर। आज की जो राजनीति में जब वोटर बाहर जाता है, तो इन सारे विषयों पे ज़रूर गौर करता है सर। जी। कल्पना जी, यूक्रेन और रूस का मामला बेहद पेचीदा हो गया है। अब कहाँ जी। यूक्रेन, कहाँ रूस और कहाँ अमेरिका, ये जो उलझन है, ये उलझन जो है वो वर्ल्ड वाइड उलझन है। अब क्या यूपी के चुनाव में इस उलझन को लेकर भी वोट मांगे जाएंगे? नहीं, देखिए इस बार भारत बहुत कूटनीतिक तरीके से काम कर रहा है। अमेरिका का अपना स्वार्थ है, यूक्रेन को वो साथ क्यों देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिस समय रशिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए उस समय। लेकिन रशिया इस बात से को अच्छे से जानता है कि अगर किसी भी तरीके से हमसे वो एरिया जो 3 साइड से घिरा हुआ जो एरिया है, अगर वो किसी तरह से वापस से यूक्रेन के पास जाता है, तो उसका खामियाजा रसिया को भविष्य में उठाना पड़ेगा। तो ये कहीं उसमें अमेरिका का ज़रूर इंटरफेरेंस है, क्योंकि उसका स्वार्थ छिपा है। और अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि बहुत लंबे समय से वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया
कि जिस तरह से वो विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं इस समय उतना सक्षम नहीं नजर आ रहा। तो वहां पे उसकी राजनीति जो मोटिव है वो बिल्कुल डिफर है। लेकिन अगर इंडिया की बात कर ली जाए, इंडिया इस समय इस विषय को लेकर के बहुत शांत है। और उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव जी है, जी तो जी मैं नहीं समझती जी हूँ कि यूक्रेन यूक्रेन और इसमें कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी या कहीं कोई वोटर उसको इफेक्ट करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भारत अभी इस पे खामोश है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट जारी करती है, तो जरूर कहीं ना कहीं उस चीज का शायद कोई ना कोई, अगर वो किसी के फेवर में बोलती है, वो चीजें वोटर जरूर अपने दिमाग में लेके आता है सर। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट का चुनाव है, और स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट के अंदर रोजगार, स्टेट के अंदर बेरोजगारी, तमाम चीजें जो है उस पे होता है। आपने कहा कि किसी कोई इंटरनेशनल इशू भी हो जाता तो भी वो चुनाव के अंदर आ जाता है। ऐसे में एक सवाल मेरा ये है कि ये जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन हाँ। पढ़ने के लिए जो गए हैं, अब वहां पर किराया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें आप एयरलिफ्ट कराएं आप। तो ये उसमें यूपी के बच्चे भी होंगे, उसमें बिहार के बच्चे भी होंगे, उसमें आपके मध्य 20,000 प्रदेश के बच्चे हैं बच्चे भी सर, होंगे। 20,000 बच्चे हैं। जी 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 जी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव है, असेंबली चुनाव जो भी होता है, वो स्टेट को होता है, स्टेट को फोकस करने के लिए कि स्टेट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट करने से किस तरह से रोजगार बढ़ सकता है, स्टेट को बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये तमाम मुद्दे होने चाहिए, ना कि कोई इंटरनेशनल इशू जो है उस पर वोटिंग स्टेट के अंदर होनी चाहिए। बहरहाल सवाल सिर्फ सर ये इतना हम सा सोच है। सकते हैं। जी हाँ जी। जी जी, सर अच्छा। मैं आपसे इसमें आप एक और चीज मैं, जरूर कहना चाहूंगी। जी कहिए। सर मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, हम भी सही है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी कि वोटर्स, आज का जो वोटर है, जब आप उनसे बात करने जाते हैं सुरक्षा का, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 2017 से लेकर जो आपका जो पीरियड चला, उसमें जो चेंजेस आए हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो सपा की हो चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, ये मानती है कि सुरक्षा मामले में उत्तर प्रदेश में काफी सुधार आया। जहां कभी उत्तर प्रदेश की बात की जाती थी, उत्तर प्रदेश के अगर कुछ इलाकों की बात की जाए, तो वहां व्यक्ति दिन में भी डरते थे, सफर करने से डरते थे। वहां पे चोरी, लूट, ये सारी चीजें, हत्याएं बहुत आम विषय हो गया था। लेकिन अब सुरक्षा की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, जब वोटर से बात की जाती है, तो वोटर इन विषयों को उठाता है। लेकिन इसके साथ, क्योंकि वो जानता है कि देखिए, अगर जो पक्ष वाले हैं वो तो ये जरूर कहेंगे कि सड़क की सुविधाएं अच्छी हैं। इस समय जो गडकरी की जो योजनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश पे इसलिए सड़कों की स्थितियों पे काम बहुत ज्यादा किया गया, क्योंकि जानते थे कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश एक छोटी छोटी आबादी का क्षेत्र नहीं है। वो देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को टक्कर देता है, उनसे भी ज्यादा जनसंख्या है। अगर कुछ दिन पहले अगर उत्तराखंड अलग नहीं होता, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो सभी जानते हैं कि किस मामले में थी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल का अगर बात कर ली जाए, तो स्थितियां बहुत सामान्य हुई हैं। वहां वोटर इसकी बात करता है, लेकिन वो जानता है कि इसके साथ साथ जो देश के मुद्दे हैं, आपको देखा कि कश्मीर में कोई भी एक स्टेटमेंट जारी होता है, तो उसका असर बैठ के आपके और हमारे मन में आता है। तो वही स्थिति, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, मैं इस चीज से इनकार नहीं करती कि विधानसभा के चुनाव के विषय अलग होते हैं, लेकिन जिस समय वोटर बाहर निकलता है, तो वो देश से लेकर के छोटे छोटे विषयों को जरूर अपने दिमाग में रख के वोट करने जाता है। और इस समय जी तभी तो जानते हैं कि कुछ कैंडिडेट के चेहरे डिक्लेयर नहीं होते, सॉरी, मतलब मेन फेस डिक्लेयर नहीं होते, सिर्फ मोदी जी के नाम पे स्टेट के चुनाव लड़ लिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी जरूर होगी कि सेंट्रल जरूर विधानसभा के चुनाव को इफेक्ट करते हैं। जी 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 जी, ये आपने अच्छी बात कही है कि मोदी जी के चेहरे पर स्टेट के चुनाव जो है वो लड़ लिए जाते हैं। हाँ इस जी। पर मैं बाद में आऊंगा, माननीय प्राइम मिनिस्टर है हमारे, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से आपने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआर भी आप प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, और आपके पास वो डेटा सब आते होंगे। उस डेटा में आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है कि हर 8 मिनट के अंदर एक जो है रेप आदि आबादी के साथ होता है, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, भले राजस्थान हो, भले उत्तर प्रदेश हो। तो ऐसे में आपने कहा कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो 2017 से लेकर 2022 तक ठीक ठाक रहा।
वहां के मुख्यमंत्री जो है बाबा आदित्यनाथ, वो भी कहते हैं कि जब से मैं सत्ता में आया हूं गुंडे छोड़ के भाग गए हैं। अगर गुंडे यूपी को छोड़कर भाग गए हैं तो वर्मा जो विधायक है शाहजहांपुर से, तिलहर शाहजहांपुर से जो विधायक है, तो उनके घर पर जो पथराव हुआ और उनके घर पर जो फायर हुआ वो किसने किया। दूसरी चीज कि उसी तिलहर में कल एक बच्चे को, 20 वर्ष के बच्चे सुधीर का जो मर्डर हुआ वो किन गुंडों ने किया। ये मैंने आपको 48 घंटे पहले की घटनाएं बता रहा हूं। अब ये बिल्कुल। अपराधी या गुंडा तत्व यूपी में वापस कैसे आ गए। देखिए, चुनाव के समय में इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, मैं एक तरह से जो मेरा ये स्टेटमेंट होगा, ये ऐसा हो जाता है जैसे मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट मैंने एक तो ये चीज़ कहा ज़रूर ही, रखना मैंने चाहूँगी। नहीं कहा। नहीं, नहीं, मैं आपको खुद आप मैं सम्मानित संपादक हैं। मैं बीजेपी को आपके साथ नहीं जोड़ रहा हूं। हम लोग नहीं चर्चा सर, कर रहे हैं। मैं जी। बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मैं आपको एक्चुअली इस चीज़ से सुरक्षा के मामले में मैं एक चीज़ बिल्कुल जिसको मतलब मैं निसंकोच कह सकती हूँ, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से लीजिएगा। आज ये स्थिति है सर, जब कभी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मेरठ में एक गाड़ियां अगर एक एरिया था जहां पे आप 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी अगर कर देते थे तो आपकी गाड़ी गायब हो जाती थी, कुछ भी नहीं मिलता था। और सर उनके पार्ट बहुत सस्ती कीमत में पूरे देश में बिका करते थे, शायद आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज ये स्थिति है सर कि मैं ही अभी हेलो 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 कल्पना जी, आवाज में कुछ दिक्कत है। जी, लगता है कि फिर से संपर्क कट गया हमारा कल्पना शर्मा जी के साथ। साथियों, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, ये आज जो वहां पर बीजेपी के प्रोग्राम्स हो रहे थे, चुनावी सभाएं हो रही थी, ये वो तस्वीरें हैं। किस तरह से ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यूपी में बीजेपी को बेहद प्यार मिल रहा है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। देखिए, ये मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और नेता, ये कानपुर के चित्र हैं। और ये देखिए, लाल रंग की खाली कुर्सियां और बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं नेताओं के। और ये पीछे देखिए आप, अपने वो लोग जो है वो रैली को छोड़कर, चुनावी सभा को छोड़कर जा रहे हैं। इसके संकेत क्या है कि नेताओं के जो स्पीच है, जो भाषण है नेताओं के, उनका असर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लाल रंग की खाली खाली कुर्सियां। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में ये कुर्सियां जो है वो खाली आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल है यूपी की। और ये माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज रविदास जयंती पर, गुरु रविदास महाराज की जयंती पर दिल्ली के मंदिर में गए और वहां पे पूजा अर्चना की। जब तक कल्पना शर्मा हमसे दोबारा नहीं जुड़ते, एक बार फिर से मैं, जी, एक बार फिर मैं चाहूंगा कि टी राजा सिंह जो हैदराबाद के विधायक हैं, उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर क्या कहा, कल्पना शर्मा के जुड़ने से पहले एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें, उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। फिर से एक बार हमारे योगी बाबा की सरकार। जी, कल्पना शर्मा संपादक तीखी नजर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत है। कल्पना जी, वेलकम बैक। और आपने जो बात कही थी कि कुछ स्टेट्स के अंदर चुनाव जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाते हैं और जीत लिए जाते हैं। पिछले साल एक सर्वे हुआ था, इंडिया टुडे ने किया था। उसमें बताया गया था कि कोविड की सेकंड जो वेव थी, उसके बाद
माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो लुढ़का है, वो 26% लुढ़का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का, उसने कहा था ये। ऐसे में बिल्कुल। यूपी चुनाव में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, अगस्त सितंबर में ये सर्वे सामने आया था, और ऐसे में यूपी चुनाव में अगर ये जो 26% जो पायदान लुढ़के हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा। सर देखिए, नाराजगी मोदी जी को लेकर भी कम नहीं है, उसके कई कारण सामने आते हैं। जिस तरह से व्यवसाय की बात कर लीजिए, अगर जो मिडिल जो व्यवसायी थे, छोटे व्यवसायी थे, उनकी स्थितियां आज ये हो गई हैं कि उनके उनके व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। मिडिल व्यवसायियों के लिए सरकार ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिसको लेकर के वोटर्स मतलब कुछ लोग मतलब एक तरह से देखा जाए नाराजगी जरूर देखने को मिली। दूसरी सर एक जो सबसे बड़ी बात थी, मध्यम वर्गीय जो एक वो थी, उसकी स्थितियां बहुत दयनीय हो गई। सरकार ने उसको बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट किया। आज तक भी चाहे जितनी भी योजनाएं, चाहे बजट पास हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें मिडिल फैमिली को लेकर, मिडिल वर्ग को लेकर के कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसे काम, योजनाएं नहीं बनाई जाती जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि सरकारें इस चीज को लेकर के काम कर रही हैं। तो ये जो नाराजगी है, अगर आप 27% नाराजगी की बात करते हो, तो मैं कहती हूँ कि ये आप सितंबर की बात करें, अगर आज की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़ गया होगा, क्योंकि नाराजगी दिन पे दिन जी बढ़ती जा जी रही जी है। जी, आप बढ़ती जा रही है। जी जी जी, बोले महंगाई बोले की बोले बात बोले। कर ले, जी, जी महंगाई की अगर आप बात कर ले, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सरकार देखिए, आप सुविधा की बात ज़रूर करते हैं कि आपने हाईवे बहुत अच्छे दे दिया। अगर मैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे की बात कर लूँ, 200 किलोमीटर के हाईवे पे 419 रुपए का टोल टैक्स लगता है। आपने सुविधा ज़रूर दी, लेकिन आप ये भूल गए कि जो छोटे लोग हैं, जो छोटे इन द सेंस जो मिडिल जिनकी सैलरी बहुत लिमिटेड होती है, यदि वो गलती से अपनी गाड़ी से कहीं आने-जाने की बात सोचता है, बस में ट्रैवल करने की सोचता है, तो उसका जो टिकट है, वो इतना कॉस्टली हो जाता है। आप सुविधाएँ बहुत अच्छी दे रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उसका सारा का सारा बोझ, भार मिडिल फैमिली पे पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो नाराज़गी, जो काम करने की जो एक आप जब एसी रूम में बैठ कर के जब आप कोई योजनाएँ बनाते हैं, तब आप ये भूल जाते हैं कि उसमें कहीं न कहीं मिडिल फैमिली का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको लेकर के सरकार काफ़ी हद तक नाकाम रही, जिसकी वजह से कुछ ऐसी बहुत सारी स्कीम्स रही, जिस पे बैक फुट पे सरकार आई। वो बहुत सारा ऐसे, अभी आप इसकी बात कर लीजिए, किसान आंदोलन जो हुआ, उसके इतने दिन आपको ये सोचने में लग जाते हैं कि आपका डिसीजन गलत था, आप बैक फुट पे आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए। तो कहीं न कहीं या तो आप कोई योजनाएँ लेके आ रहे हैं, उस पे गहन चिंतन नहीं किया जा रहा है। यदि आप गहन चिंतन कर भी रहे हैं, तो ऐसा कैसा कि आपको बैक फुट पे आना पड़ जाता है। जब आईबी की रिपोर्ट कहती है कि गृह युद्ध होने की संभावनाएँ हैं, तब आप अपनी स्टेटमेंट, अपनी जो बिल है वो वापस लेते हैं। तो कहीं न कहीं जो नाराज़गी है, कहीं न कहीं जो ग्राफ है, वो मोदी जी का भी धीरे-धीरे, वो एक जो दृढ़ संकल्प दिखाई देता था, मुझे उसकी कमी नज़र आती है। जी 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 जी, बहुत सही पकड़े आप। ये सच्चाई है भारत की, सचमुच यही सच्चाई है। ऐसे में जब यूपी का अहम चुनाव चल रहा है, और यूपी के अहम चुनाव में जिस तरह से टी राजा सिंह अपने बयान दे रहे हैं, और तमाम इस तरह के दूसरे नेता जो हैं, वो एक दमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बाबा आदित्यनाथ जो है वो कितने खतरे में है। देखिए, आदित्यनाथ खतरे में है या नहीं है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ। कुछ लोग, उनके वोटर्स, वो जानते हैं कि हमें कौन लोग वोट करने वाले हैं। जब वोटर डिसाइडेड होता है ना, तो उनकी ही भाषा बोली जाती है, और वही इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में किया जा रहा है। उनके जो वोटर हैं, उनको मालूम है कि वो कौन-सी भाषा सुनना चाहते हैं, कौन-सा स्टेटमेंट सुन के उनको खुशी मिलेगी। सिर्फ़ उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो उनके अगेंस्ट में सपा के समर्थक हुए, या अन्य पार्टी के जो समर्थक हैं, वो जानते हैं कि हम लाख कोशिश कर लें, उनके वोटर कभी हमारी तरफ नहीं आएँगे। तो एक लिमिटेड उनका वोट बैंक है, उसी ग्राफ को
रखने के लिए, उन्हीं लोगों को रिझाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। उससे ज्यादा मैं नहीं मानती हूँ कि नए वोटर्स उनसे इफेक्ट, क्योंकि वो तो जानते हैं कि प्रदेश में पहले से यही होता आ रहा है, तो उनके लिए ये चीजें इतना मायने नहीं रखती। सिर्फ लिमिटेड वोटर्स को ही खुश करने के लिए वहां पे ये इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जी कल्पना जी, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन एक आज सवाल आपसे मैं जरूर करूंगा। हिमाचल भारत का हिस्सा है और हिमालय से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में 2017 में चुनाव हुए थे। कैंडिडेट अनाउंस किया गया था प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिनके साहबजादे आज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। जब 2017 में उनको घोषित किया गया था सीएम कैंडिडेट, और उसके बाद वो सीएम कैंडिडेट जो थे वो हार जाते हैं, बीजेपी की वेव हो और सीएम कैंडिडेट हार जाए, ठीक है, ये पेचीदा जो सवाल है, इसमें कई सारे पेंच है। वो पेंच आज तक नहीं निकल के आ पा रहे हैं। हालांकि 2021 में चुनाव हुआ, एक पार्लियामेंट मंडी का और 3 जो सेगमेंट थे असेंबली के सेगमेंट थे, सुपड़ा साफ हो गया था। 2001 अभी ज्यादा पुराने नहीं बात हुई है, 2 नवंबर को रिजल्ट आए थे। तो जब मंथन किया गया, मंथन के बाद बात निकल के आई, ये 21 के चुनाव के मंथन की बात कर रहा हूं, 2 नवंबर को जो रिजल्ट आउट हुआ था कि जयराम ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा ठीकरा जो था वो महंगाई पे फोड़ा। जैसे आपने कहा कि महंगाई जो है, जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग में दिक्कत रही है, इसलिए महंगाई जो है वो मध्य वर्ग को खा रही है। ठीक वैसा ही जयराम ठाकुर जो है सीएम है हिमाचल के, उन्होंने भी यही ट्वीट किया था कि महंगाई की वजह से हम लोग पिट गए हैं। अब यूपी और हिमाचल में बेहद हिमाचल के अंदर भी जात पात की राजनीति होती है और यूपी के अंदर भी जात पात की राजनीति होती है। मेरा ये मानना है कि जब हम जात पात से उठकर राजनीति करेंगे तो उससे, क्योंकि आज 9 कंट्रीज जो है वो धर्म को छोड़ रही है और सीधा सीधा डेवलपमेंट की बात कर रही है। विकसित कंट्रीज है, अमेरिका है, कनाडा है और कई नाम है, लेकिन हम लोग आज फिर उसी डर्रे पर हैं, फंसे हुए हैं, जात पात समुदाय, ये तमाम तरह की चीजों पर। अब ऐसे में मेरी शंका जो है, मेरा सवाल आपसे है कि कहीं बाबा आदित्यनाथ को भी दूसरा प्रेम कुमार धूमल तो नहीं बना दिया जाएगा? देखिए, ये चीज तो, क्योंकि अगर हमारे मध्य प्रदेश की, इससे मध्य प्रदेश को मैं आपको एक बार कनेक्ट करना चाहूंगी कि हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब 2018 के चुनाव जब हुए थे, उसके बाद उनकी गिनी चुनी सीटों का ही अंतर था। 15 सीटें थी जो बहुत आसानी से खरीदी जा सकती थी, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि जानते थे शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत ऊंचा होना था, उनको नीचे लाना था। सेम वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इस बार जो कैंपेन का तरीका था, वो जिस तरह से मोल्ड हुआ, जिस तरह से बदला, आप अगर देखेंगे तो कहीं एक छोटा सा बैनर या पोस्टर भी नजर नहीं आया किसी के भी द्वारा। तो मेरी एक चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उनसे भी मेरे इस विषय में डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने यही कहा क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो चुनाव किस तरह से जीत सकती है, लेकिन वो ये शायद भूल गए थे कि जो ग्रामीण, जो इंटीरियर एरिया है, वहां पे मोदी जी, योगी जी भी लाख कोशिश कर ले, वो ना नहीं पहुंच सकते। तो वहां पे नेटवर्क की तो बात ही क्या है। तो जहां नेटवर्क इशू है, जहां पे आप सोशल नेटवर्क की नेटवर्किंग के थ्रू प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, वहां आपकी बात कैसे पहुंचेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत किया गया कि किस तरह से, देखिए, वोट जो सीटों की जो आंकड़े हैं, इसीलिए उनको कम गिना जा रहा है इस बार बीजेपी की नजरों से, क्योंकि बीजेपी जानती है कि टक्कर बहुत कठिन होने वाली है और कैंपेन का जो तरीका था वो भी कमतर है, जो पहले के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वो जरूर कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है जो आपके सवाल हैं उसी में आपका जवाब भी है कि ये चीजें जरूर आने वाले समय में आएंगी। और इस चीज से मैं भी इनकार नहीं करती, क्योंकि हम भी ये चीज जानते हैं और समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें योगी जी को इसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो चीजें होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना शर्मा आपका।
और आप जिस बाकी से, मैं एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, एक संपादक से बात कर रहा था, मैं किसी को बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं बना सकता और ना मैं किसी पे ठप्पा नहीं लगा सकता हूँ नहीं कि वो उसकी थॉट जो है, ठीक है विचार है, हाँ आपके विचार किसके हाँ साथ जी भी मिल सकते हैं, इस पे कोई इशू नहीं है, कोई भी नहीं इशू। एक्चुअली सर क्या होता है सर जब बिल्कुल सर एक्चुअली मैं इसमें एक चीज जरूर जोड़ूंगी। जब हम किसी स्टेट को दूर से देखते हैं तो हम सिर्फ जो खबरें पढ़ते हैं हम उस पर एनालिसिस करते हैं, लेकिन जब हम कहीं चले जाते हैं, जब हम वहां की पूरी राजनीति समझ के आते हैं, तब हमारा एनालिसिस अलग तरह से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर बात करूं तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकती कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सच में दुरुस्त हुई है, उस पर काम किया गया है सर। फिर एनसीआरबी के डेटा गलत है, अगर आप ये कह रहे हैं, आपका दावा ये है, तो फिर एनसीआरबी जो है वो सवाल के कटघरे में आ नहीं जाएगी। सर एफआईआर दर्ज होती है, सर एफआईआर दर्ज होती है, ये एक सच है। अगर मैं भी एक छोटा सा केस लेके उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं किसी के साथ गई हूँ किसी की कुछ हेल्प करने, तो वहां सुनवाई होने लगी है, जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी। इस चीज की मैं खुद गवाह हूं सर। सुनवाई तो सभी इसलिए जगह मैं पे कहती हूँ उत्तर सुनवाई प्रदेश। तो सब जगह पे हो रही है। आरटी जो एक्ट है, राइट टू नहीं सर इंफॉर्मेशन मेरी चैन एक्ट, स्नैच, सर उत्तर प्रदेश में 2016 में मेरी चैन स्नैच हुई थी। मैं थाने में जो जिसने चोरी की थी उसको खड़ा भी कर दिया था, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं की गई थी। और आज ये स्थिति है सर, मैं उत्तर प्रदेश में किसी एक के साथ कुछ हादसा हुआ था, मैं लेकर के गई थी, पुलिस वालों ने जो रेस्पॉन्स दिया मैं उसको देख करके दंग थी कि ये वही उत्तर प्रदेश है कि जहां मेरी चैन स्नैच हुई और मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैंने कुछ गुनाह कर दिया हो। तो मैं उसी स्टेट की बात कर रही हूँ कि मैंने वहां दोनों ही रूप खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक आला आईपीएस ऑफिसर चुनाव के 15 दिन पहले नौकरी छोड़ के और चुनाव मैदान में चला जाता है। खैर, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये अलग मुद्दे हैं, इन अलग मुद्दों पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो हाँ जी सवाल था कल्पना जी, वो सवाल ये है कि आखिर बाबा आदित्यनाथ से क्या चाहती है बीजेपी। आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, बेहद शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी साथियों, ये कल्पना शर्मा, संपादक तीखी खबर मध्य प्रदेश, हमारे साथ थे। और हम लोग अध्ययन से, मैं बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं कि हम लोग अध्ययन से एजेंडा को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कल्पना शर्मा जी से ये एनसीआरबी के आंकड़े को मैंने डिस्कस किया था। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए वंचितों का भारत के साथ। नमो बुदाय, जय भीम, जय भारत।